नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज बागेश्वर उपचुनाव के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। फाइनल पोलिंग प्रतिशत की बात की जाए तो कुल 55.39% वोट डाले गए हैं और ये सूचना जो है अभी आधिकारिक नहीं हो पाई है। वहीं इस बार हर वर्ग के वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं, क्योंकि महिला वोटर्स दूरस्थ गांव से पैदल चलकर वोट डालने पहुंची। प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी अनुराधा पाल, एसपी अक्षय कोंडे, कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और आईजी ने मतदान केंद्रों के साथ ही निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और मतदान से संबंधित जानकारी भी साझा की है। अब 8 सितंबर को नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा बागेश्वर का बादशाह। बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और बहुत अच्छा समर्थन के साथ हम लोग आगे आएंगे और जनता का पूरा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से और उसके रोजगार विरोधी नीति से और इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों को जनता देख रही है और वो रूलिंग पे है और उसके बावजूद वो कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, तो पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। आज बागेश्वर की जनता ने 55% अधिक मतदान कर सरकार की विकास योजना पर मोहर लगाई है। कांग्रेस के दुष्प्रचार के बाद भी जिस प्रकार से बागेश्वर की जनता ने, वहाँ की मातृशक्ति, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने जो मतदान के प्रति उत्साह दिखाया, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से वहाँ की क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद 8 तारीख को कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम बागेश्वर चुनाव की घोषणा के पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। आज मतदान के दिन, जबकि वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था पूरी होती है, प्रशासन की व्यवस्था पूरी होती है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट होना और गंभीर रूप से उसको घायल कर देना, ये आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रश्न चिन्ह क्या साफ साफ स्पष्ट करता है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। उन्होंने पहले हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी सीज करी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाए, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, कई लोगों को नोटिस भेजकर शामिल कराने का काम किया और आज स्पष्ट रूप से सीधे सीधे खुली मारपीट कर दी। तो ये प्रशासन का फेलियर है और सरकार का सत्ता का दुरुपयोग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बसंत खिलाएंगे, बसंत कुमार जीतेंगे। क्या वहाँ जाना भी तो पड़ेगा? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन इंतजार अब 8 तारीख का है और ये फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन बनेगा बागेश्वर का बादशाह। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी नेता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, क्या कहेंगे? आप लोग जिस तरीके से सफलता की बात कर रहे थे, जिस तरह से दावा कर रहे हैं, अब 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज के दिन की क्या बात करेंगे, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, निश्चित रूप से चंदन रामदास जी एक राजनेता ही नहीं थे, वो एक राजनीति में एक मिसाल रहे थे। जिस तरीके से 2007 से लेके और 2023 तक का अगर हम उनका राजनीतिक पीछे बैकग्राउंड अगर उनका देखें तो लगातार जो है बागेश्वर की जनता ने उनको जो है बेइंतहा प्यार दिया। लगातार विधानसभा के अंदर 1 बार जीतना, 2 बार जीतना, 3 बार जीतना, ये हम कह सकते हैं कि चलो एक माना जा सकता है कि भाई आप जो है जीत रहे लगातार, लेकिन चौथी बार भी आप जीत के आ रहे हैं और ये जताता है कि आप जनता के साथ वहाँ पर कितना कनेक्ट थे, आप जनता के साथ कितने मिलनसार थे, आप जनता की जो समस्याएं थे उसका किस तरीके से निवारण करते थे। तो निश्चित रूप से जो है मैं आश्वस्त हूँ कि बागेश्वर की जनता, क्योंकि वो अपने नेता
स्वर्गीय चंदन रामदास जी से बेइंतहा प्यार करती थी, प्रेम करती थी, सम्मान करती थी। और मुझे पूर्ण यकीन भी है कि जो वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी प्रत्याशी रही हैं पार्वती दास जी, निश्चित रूप से जो है वहाँ की जनता ऐतिहासिक मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती जी को विजयी बनाएगी। और जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जो लगातार प्रदेश में हो, चाहे केंद्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो, उससे भी जो है क्षेत्र की जनता प्रभावित है। तो मैं पूर्ण रूप से जो है जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। 8 तारीख को जब मतदान पेटियां खुलेगी तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी की इस बार बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस और भाजपा में सीधे तौर पर टक्कर है, लेकिन यूकेडी क्या उम्मीद कर रही है? देखो दिव्या, ये तो राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरीके से चुनाव को मैनेज करती हैं, ये उसी का परिणाम है कि दोनों धुरी के बीच में इन्होंने चुनाव को घुमाने का प्रयास किया। मगर ज़मीन की सच्चाई ये थी कि जनता में बड़ा आक्रोश था। मैं बागेश्वर 12 दिन रहा हूँ और इस चुनाव में मैं गांव-गांव घुमा हूँ। जो जनता ने बात कही, गांव में ये स्थिति थी, गांव वाले राशन के लिए परेशान थे, गांव सड़कों के लिए परेशान थे, घर के आंगन में नल था मगर जल की उसमें एक बूंद नज़र नहीं आ रही थी। जबकि बागेश्वर विधानसभा जो है नदियों के बीच में, एक तरफ सरयू है, दूसरी तरफ गोमती है और कई सहायक नदियां वहाँ से निकलती हैं। इतना होने के बावजूद यदि गांव प्यासे हैं तो ये सवाल जनता कर रही थी कि आखिर ये स्थितियाँ ऐसी क्यों हैं। दूसरा, वहाँ के नौजवान बच्चे वो जनता के बीच में हमारे पास संपर्क कर रहे थे गांव में कि हम भाजपा कांग्रेस की नीतियों से परेशान है। देखिए, एक बार कांग्रेस जीत कर आई शुरुआत में और बाकी चंदन रामदास जी चुनाव जीत के आए। वहाँ की जनता की बात ये थी दिव्या कि लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक और ये कह रही है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, हम नहीं देते। जनता ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इससे एक हाथ आगे है, ये परिवारवाद के बाद मृतक आश्रित सीट भी बना चुके हैं। फिर वो चाहे पिथौरागढ़ का मामला हो, कैंट का मामला हो या फिर आपके थराली का मामला हो। जब जब इनके जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु हुई और इन्होंने उस सीट को जो है मृतक आश्रित बनाकर भावनाओं को लूटने का काम किया। और बागेश्वर में जनता, जो महिलाएं खासकर बोल रही थी कि जो महिला चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, जो अपने पति के शोक में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में उसको जबरदस्ती गले में पट्टा डालकर चुनाव लड़ा दिया। वो बेचारी बोल तक नहीं पा रही थी, उसके आंसू तक नहीं सूखे थे और ये वहां पर जश्न मना रहे थे। जनता इसको भी कह रही थी। हमने जब जनसंपर्क पब्लिक में किया तो हमने सिर्फ एक चीज कही, हम क्षेत्रीय दल हैं, उत्तराखंड राज्य को बने 22-23 वर्ष हो गए, आपके घर में जवान बेटा है तो उसको नौकरी क्यों नहीं? आपके गांव में उदासी नई बहू अगर आई है तो उसको उदासी क्यों? आपका बेटा बंबई दिल्ली नौकरी करने जा रहा है, उसकी नौकरियां सरेआम मुख्यमंत्री कार्यालय में बिक रही है। फिर हमने चाहे हाकम का सवाल किया, खड़ा किया हो, या मुख्यमंत्री के पीआरओ जो है उपाध्याय, जो मुख्यमंत्री को बदनाम कर कर कमीशनबाजी में लगा हो, मुख्यमंत्री को मजबूरी में उसमें मुकदमा लगाना पड़ा हो। हमने कहा कि युवाओं की आवाज बनकर अगर बॉबी बागधाम में दर्शन करने आया तो उसको आखिर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? हमने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग आखिर ये क्यों नहीं देख रहा है कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का पूरा लाभ लेकर चुनाव प्रचार को प्रभावित कर रहा है। हमारे चुनाव प्रचार को रोक दिया गया, हमने इस पर गुहार लगाई, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, किया। सब समझ रहे थे कि सत्ता के मद पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित कर रही है। और उसका परिणाम मैं बता दूं, अगर नौजवान और महिलाएं, व्यापारी और कर्मचारी जिस तरीके से बात कर रहे थे, यदि वो वाकई ही धरातल पे उतर गया तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारा प्रत्याशी अर्जुन देव जिस प्रखरता से क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कर रहा था और जिस तरीके से जनता समर्थन दे रही थी, मुझे लगता है कि इस बार बागेश्वर में जो है अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। जी, मोहन काला जी, आप लोग क्या कहेंगे? एक बार बसंत फिर खिलने वाला है और ये बात हरीश रावत ने कही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी से जब आप बसंत कुमार को लेकर आए तो कांग्रेस के लिए जो है सफलतापूर्वक साबित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से
और आपके चैनल पर बैठकर इस बात को आज कह सकता हूँ, क्योंकि मोहर लगाई है बागेश्वर की जनता ने। जिस तरीके से विकास के कसीदे गढ़े जा रहे थे, अगर विकास किया होता तो मुख्यमंत्री जी को दिन रात एक ना करनी पड़ती, मंत्रियों को, इनके बड़े बड़े तमाम नेताओं को जिस तरीके से छोटे गाँव में एक जो अन्य राज्यों से बुलाकर लोगों को जो है बैठा दिया जाता है, वो बैठाने की शायद जरूरत इनको ना पड़ती। और आज बागेश्वर की जनता ने पिछले 20 सालों में वहाँ की जनता को जिस तरीके से छला गया है, आज ये उसी का रिजल्ट है कि अगर आप 2002 से लेकर और 2022 तक का अगर प्रतिशत उठाकर देखेंगे तो सबसे कम मतदान अगर आज हुआ है तो वो आज है। और बाबा बागनाथ के आशीर्वाद से बागेश्वर की धरती पर आपके चैनल पर बैठकर ये कह सकता हूं कि बाबा बागनाथ बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर की धरती पर बसंत खिलेगा, ये तय है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं। और ये मैं इसलिए आपके चैनल से कहना चाहता हूं क्योंकि अगर आपके किसी चैनल के साथी ने, क्योंकि वैसे तो जिस तरीके की तानाशाही, हिटलर शाही अब जिस तरीके से हावी थी बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के, जिस तरीके से वहाँ युवा जा नहीं सकता था, मीडिया के लोग जा नहीं सकते थे, मीडिया के लोगों पर प्रतिबंध था, पर अगर ग्राउंड जीरो पर अगर किसी मीडिया के साथी से अगर आप रिपोर्ट लेंगी तो उसकी रिपोर्ट बता रही है। और आज का वोट प्रतिशत भी बता रहा है कि बागेश्वर की जनता ने मन बनाकर वोट दिया है और बसंत कुमार के पक्ष में ये मतदान जो है आज का हुआ है। और 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी मिलेगा और जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सरमाथे पर होगा। पर आज आपके जो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में जिस तरीके से वहां के लोगों ने, ग्रामीणों ने सड़क के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन किया, वहां के ग्रामीणों ने इस बार बागेश्वर उपचुनाव में मैं आपके विषय पर अगर बात करूं, अगर वहां विकास कार्य हुए होते तो माना खेत एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लोग ये ना कहते कि भैया हम बागेश्वर उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान ना करते। तो ये कहीं ना कहीं निराशा थी लोगों में और उसी निराशा का सामना आज कहीं ना कहीं मतदान में भी लोगों का देखने को मिला है। 8 तारीख को मैं पूर्ण अस्वस्थ होकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं विश्वास के साथ कि निश्चित तौर पर बागनाथ बाबा की धरती पर बसंत खिलेगा। जी, जय सिंह रावत जी, आपको क्या लगता है जो मतदान प्रतिशत आज हमें देखने को मिला है, हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं है, अभी हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 55% अगर मतदान हुआ है वो पिछली बार से कम है, तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? 55% का मतलब है कि मतदाताओं में ज्यादा उत्साह था नहीं। उत्साह भी क्यों होगा, क्योंकि उसमें मुद्दे तो कम थे। ये था कि अब जैसे अभी यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई मित्र, ये ऐसा बाई इलेक्शन जो हो रहा है उत्तराखंड में केवल यही नहीं है, काफी पहले से हो रहा है। मृतक आश्रित के लिए सीट दे दी जाती है और सहानुभूति पर वो सीट जीत ली जाती है, अक्सर होता है। लेकिन राजनीति इस बार क्या होगा ये दिस इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन राजनीति में कभी भी मिराकल होते रहते हैं, जो भी होते हैं। और इन चुनाव का मैं सोचता हूँ कांग्रेस ने, जैसे आप नेशनल लेवल पर कहते हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने यूकेटी को मना लिया होता, अपने साथ कर लिया होता, तो ये चुनाव और भी रोचक हो जाता। अभी भी ऐसा जो ये बात खबरें आ रही हैं कि टक्कर बहुत जबरदस्त है, ऐसा मतलब ऐसा भी ये आपको पता है। तो इस असेंबली का ये दूसरा उपचुनाव है। पहले खुद तो धामी जी लड़े थे और 90% वोट ले गए थे, भयंकर, मतलब उतना न भूतो न भविष्य की, इतना बहुमत उनको मिला था। लेकिन इस चुनाव में लगता नहीं इतना बड़ा ये, क्योंकि टक्कर काफी बताई जा रही है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि वैसे तो अभी तक जितने 14 उपचुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, और लगभग 14 के 13 तो जिसकी भी सरकार रही है, आप जैसे शुरू में रामनगर का हुआ था जब योगंबर सिंह रावत ने तिवारी जी के लिए सीट खाली कर दी थी, उसके बाद से लेके अब तक जो है 14 उपचुनाव हो चुके हैं और 14 में से 13 जो है रूलिंग पार्टी जिसकी भी सरकार रही है वो जीत गई। केवल एक बार यूकेटी के जब त्रिपाठी जी जो 2004 में हुआ था, तो यूकेटी उसको जीती थी, वो भी सहानुभूति वाली, उस पर भी सहानुभूति चली। इसलिए एक फॉर्मूला सा बन गया कि सहानुभूति, अगर आपको ये उपचुनाव जीतना है तो सहानुभूति वाला मृतक आश्रित को आप वो दो,
वही हुआ, कांग्रेस ने भी किया, बिल्कुल। यूकेडी ने भी किया, आपने बीजेपी भी कर रही, वही कर रही है, वो ट्रेंड चल चुका है। लेकिन अब लगता तो है कि बीजेपी कंफर्टेबली जीत जाएगी। अगर बाय द वे नहीं जीतेगी तो ये समझ ले कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, छोटी मोटी बात होने वाली नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये इस तरह का संकेत आना तो ये बड़ा रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और खासकर सरकार के लिए हो सकता है। भाई आपने क्या, इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपको तो 10 बातें होती हैं। विपक्षी बोलेगा, हाईकमान भी बोलेगा, भाई आप एक उपचुनाव नहीं जीत पाए, अब तक का ट्रेंड था, वो ट्रेंड आपने तोड़वा दिया है। तो इसलिए देखते हैं, 2-3 दिन और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मामला इस समय काफी टफ बताया जा रहा है। सचिन गुप्ता जी, जब हम सहानुभूति की बात करते हैं, कल ही यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रवक्ता आके कह रहे थे कि पार्वती दास चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था, उन पे इतना प्रेशर था कि उन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। क्या आप लोगों के पास और कोई प्रत्याशी था ही नहीं जो स्वर्गीय चंदन राम दास जी के काम को आगे बढ़ा सकता, जो ये कह सकता कि हम जनता के लिए काम करेंगे? आप सहानुभूति ना दिखाते, अगर प्रत्याशी ही तैयार नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्यों जबरदस्ती उन्हें मैदान में उतारा? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राजनीतिक दल जो है सभी समीकरणों को देखकर जो है चुनाव मैदान में उतरता है। ये बाई इलेक्शन है और लगभग जो है जहाँ तक अगर मैं पूरा आपसे वो करूँ तो 20 साल से लगभग जो है चंदन राम दास जी वहाँ से विधायक चुनते आ रहे हैं जी। एक लंबा जो है उनका जुड़ाव वहाँ की क्षेत्र की जनता के साथ रहा है। अब आकस्मिक निधन के बाद जब वो सीट रिक्त हुई है तो निश्चित रूप से जो है जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता हमेशा से वहाँ देखते आने की कमल खिल रहा है, तो वो चाहते थे कि वहाँ पे जो है 5वीं बार भी कमल खिले। उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है पार्टी संगठन के सामने आग्रह किया कि आप जो है पार्वती जी को चुनाव लड़ाइए, हम जिता कर देंगे। जब जमीनी कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, मंडल स्तर का कार्यकर्ता, वहां का जिले का कार्यकर्ता जब बोल रहा है आगे पदाधिकारी कि आप जो है पार्वती जी को टिकट दीजिए, हम जिता के लेके आएंगे, तो ये एक संगठन में एक तरीके से आम जनमानस के साथ साथ, क्योंकि आम जनमानस तो पहले तैयार बैठा है कि भाई हमें जो है आगे जो है पार्वती जी को जिताना है, लेकिन जब संगठन भी साथ में आके खड़ा होता है तो निश्चित रूप से संगठन को उसमें विचार करना पड़ता है। और संगठन की जो पहला ध्येय वो यही है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर वहां पर जीतता है तो निश्चित रूप से वहां पर विकास होगा, वहां पर लाभ मिलेगा। यही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई और कैंडिडेट नहीं था, कमल तो तब भी खिलता कि कोई और जीत जाता। संगठन ने 3 नामों का पैनल भेजा था, तीनों पैनल के नाम में जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा होता है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा होता है, प्रदेश नेतृत्व होता है, वो जब उस पर मंथन करता है, सभी मंथन के बाद जो नाम फाइनल होता है उस नाम को फाइनल करके टिकट दिया गया है। भाई आप ये देखिए ना कि टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वहां के क्षेत्र के लोगों के अनुरूप, जो वहां के पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मंशा के अनुरूप। तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को जो है इस बात को लेकर ऐतराज होना चाहिए कि जो है वहां पर भाई हमने एक महिला को वहां पर टिकट दिया है, महिला वहां पर जो है लोगों की प्रिय है, महिलाओं को चाहती है कि वहां पर जो है महिला प्रतिनिधि के रूप में वो जीत कर आए। तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी अन्य पार्टी को जो है इस बात की चिंता होनी चाहिए, बल्कि चिंता तो उन लोगों को करना चाहिए जिनके 2022 के प्रत्याशी जो है वहां से पार्टी छोड़कर जो है हमारे दल के अंदर आ गया। चिंता तो उन लोगों को करना चाहिए जो दूसरी पार्टी के लोगों को पकड़ के जबरदस्ती अपना कैंडिडेट बनाकर जो है कांग्रेस को द्वारा जाए उन्हें खड़ा किया गया। बदल दिया आपने, नारा बदल दिया। पहले आप कह रहे थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी के काम पर हम वोट मांगेंगे, उसके बाद आपने कह दिया बाबा बागनाथ की धरती से पार्वती नहीं जीतेंगी तो कौन जीतेगा। तो कहीं आपको लगा कि जो है ये जो काम है वो कहीं काम नहीं आ रहे हैं, तो अब ये वाला नया शगुफा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कर्म अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, और जो है बाबा बागेश्वर की धरती पे जो है जब चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से जो है वहाँ आशीर्वाद भी उनका चाहिए था, और जब हमने जमीन पे काम किया तो निश्चित रूप से हमने धरातल पे जाकर उसके लिए भी वोट मांगे। और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ इस चीज को लेकर। मैं अभी आदरणीय जो है अपने रावत जी की बात सुना था कि वो केंद्रीय नेतृत्व उनसे पूछेगा, सवाल करेगा, तो मैं आश्वस्त करता हूं आपको केंद्रीय नेतृत्व को ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित रूप से जो है हम ये सीट जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। और अभी जो है 2 ही दिन बाद जो है इसका रिजल्ट आना है, तो इसलिए 2 दिन का हम लोग इंतजार करेंगे और जो है 2 दिन बाद इस पर फिर विस्तार से बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि ये सीट हम जीतेंगे बिल्कुल। ठीक है मोहन काला जी, कांग्रेस और कोई भी विपक्षी दल हो, उन्होंने कहा बहुत प्रताड़ित किया गया है
मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। कल ही का एग्जाम्पल है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो एक पत्र लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वहां पर जो ऑब्जर्वर आए हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं भाजपा को। तो हम किसकी बात सच माने कि भाजपा को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर, और कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया उन्हें कि वो आपका एजेंट है, तो यानी कि आप पावरफुल हो गए हैं। देखिए, हम तो निश्चित पहले दिन से कह रहे थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सवाल खड़े किए वो बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने जो है हमारी उन बातों को जो है उस पर मोहर लगा दी जो हम लगातार कह रहे थे। क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये कहना पड़ जाए तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि वहाँ पर शासन प्रशासन किस तरीके से दबाव में होगा, और ये दबाव ही था। मैं अगर आपसे कहूँ दिव्य दर्शनी जी कि वहां की जिला अधिकारी जी को ये कहना पड़े कि भारी कोई भी व्यक्ति जो है, भारी पत्रकार कोई भी जो है वो बागेश्वर में आ नहीं सकता। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाई किस दबाव में, कौन भारी? क्या दिव्य दर्शनी जी भारी हैं? क्या जो वहां पत्रकार, जो विजय रावत जो पत्रकार वहां जा रहे थे या जो हमारे और अन्य साथी जा रहे थे, वो कौन से भारी थे? तो ये दबाव था, और किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था ये उस पर मोहर खुद महेंद्र भट्ट जी ने और सरकार ने लगा दी कि हम वहां क्या तानाशाही और मनमानी कर रहे थे। और इसका जीता जागता उदाहरण आज देखिए पोलिंग बूथ पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से हिटलर शाही, तानाशाही, सारे परंपराओं को, सारे नेतृत्वों को तार तार कर आज जिस तरीके से अपने पोलिंग बूथ पर इनके जिला अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस के हमारे एक साथी पर जिस तरीके से वार किया, ये हार की भोखलाहट है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी भी है, सहमी भी है, क्योंकि वहां की जनता सवाल कर रही थी, क्योंकि वहां की जनता आपसे पूछ रही थी कि भैया कहाँ है डॉक्टर? आज तक एक महिला डॉक्टर वहां बागेश्वर को नहीं मिल पाई। अच्छा, जयसिंह रावत जी ने एक बात आपसे ये भी कही कि अगर कांग्रेस यूकेडी को मना लेती तो शायद कुछ और ही रूप देखने को मिलता है इस चुनाव का। तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? आपने ना आम आदमी पार्टी को इस बार मना पाए, ना आपने सपा से बात की, जिस इंडिया गठबंधन की आप लोग बात करते हैं। देखिए यूकेडी, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी इंडिया का गठबंधन है, क्षेत्रीय पर जो है या राज्यों पर मैं समझता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही मन बना लिया था कि भाई हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का या प्रदेश नेतृत्व का अपना फैसला था। कांग्रेस पहले दिन से मजबूती के साथ खड़ी थी और मजबूती से, और कांग्रेस ने पहले दिन से, पहले दिन से चुनाव की, बागेश्वर चुनाव का बिगुल बजा था, उसी दिन से कांग्रेस पूरे जोश और जुनून के साथ। लेकिन मथुरा दत्त जोशी तो ये बोल रहे थे कि हमें दुख होता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। मोहन काला जी, ये मथुरा दत्त जोशी का वर्जन है, उन्होंने कहा था हमें दुख होता है सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, वो हमारी बात नहीं माने, जबकि सपा का कहना था आप लोगों ने बात ही नहीं की, तो फिर इंडिया गठबंधन तो दिखा ही नहीं यहाँ पर। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए ये बाय इलेक्शन था, बाय इलेक्शन में क्षेत्रीय दलों में या हमारे जो अन्य पार्टियां हैं उनको जो उनके पार्टी नेतृत्व को लगा, उन्होंने वो फैसला लिया। हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में या उनको लेकर राज्य परिप्रेक्ष्य में भी बैठकर कोई बातें ना हुई हो, ये उसका है। पर कांग्रेस ने, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से बैठकर कि कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ और स्थानीय मुद्दों के साथ, हमने बनावटी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। हमने स्थानीय मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, स्थानीय मुद्दे में चाहे वो आपका महंगाई हो, चाहे वहां पर बागेश्वर में डॉक्टर की कमी को लेकर हो, 3 सामुदायिक केंद्र होने के बावजूद भी महिला डॉक्टर का ना हो पाना, यह अपने आप में शर्मसार करता है। वहां की जनता का सड़क के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करना, यह अपने आप को शर्मसार करता है बागेश्वर को। तो ये हमने उन चीजों को लेकर, और हमने चाहे अग्निवीर योजना हो, हमने युवा, और आज देखिए कि मातृशक्ति ने, क्योंकि महंगाई का दंश मात्र शक्ति झेल रही थी, हमारे युवा साथियों ने जिस तरीके से इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, और आज युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, क्योंकि कल आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के एक आरोपी जिनने यूके SSS से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हाकम सिंह जैसे, उनको जमानत आपने दी, तो देखिए युवा, मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि मातृशक्ति पर भी, युवाओं पे भी और वहां के मतदाताओं पर भी, कि वो भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का जो शासन इन्होंने किया, और जो वहाँ कुशासन मैं कहूंगा जो इन्होंने किया, उसको चलते हुए, और जो वहाँ विकास कार्य जो अधूरे हैं, जहां से आज भी चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे वो आपका अस्पताल की सुविधा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्कूल हो, जिनसे वंचित थे, उस पर मोहर लगाने का काम करेंगे, और 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जब आप ये कहते हैं कि यूकेडी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर गई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और अब युवा और वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम त्रस्त हो गए हैं इन राष्ट्रीय दलों से, लेकिन फिर आप ये कहते हैं अगर इस बार उन मुद्दों पर हुआ तो
जरूर सत्ता पलटेगी। आपको अगर क्यों कहना पड़ा सर, क्या अभी अभी आपको लगता है कि चांसेस हैं कि मुद्दों पर नहीं और जो राष्ट्रीय दल हैं उनके बेसिस पे वोट मिलेगा? बहुत बेहतरीन सवाल किया है, और ये जनता इस बात का जो है अपने अंतर्मन में सवाल खुद करेगी और समझेगी कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी, उसके नेता को यदि चैनल पे अगर करना पड़ रहा है तो इस अगर के पीछे का सत्य ये है कि आम जनमानस, चाहे फिर वो भाजपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, वो भी यही कहता है, चाहते तो हम भी हैं तुमको, परंतु बस उस परंतु में कई चीजें छुपी हैं, उसी परंतु के असर को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। देखिए दिव्या, आधे घंटे से ज्यादा इस डिबेट को हो गई। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जो अपने आप को बड़े कद्दावर पार्टी कहते हैं, आप बता दीजिए, कोई कह रहा है बसंत खेलेगा, कोई कह रहा है मृतक आश्रित को श्रद्धा मिलेगी, टिकट वो जो है वोट पड़ेगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे कहाँ हैं? हम बागेश्वर में जनहित से वोट आंख से आंख मिला के कह रहे थे कि 40 साल का लड़का हो गया, शादी नहीं हुई, दोषी कौन? आपके नौजवान बच्चे के रोजगार बिक गए, गांव में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, राशन के लिए भटक रहे हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, रेफर सेंटर आपका बन गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है दिव्या। ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। दरसानी एक गांव ग्राम सभा है, 5 साल से प्रधान विहीन। लोकतंत्र में 6 महीने आप बिना जनप्रतिनिधि के नहीं रह सकते। जब हमने गांव के लोगों से पूछा जनसंपर्क के दौरान कि भाई प्रधान क्यों नहीं है, कि साहब एक परिवार यहाँ ओबीसी का आ गया था, ये सीट ओबीसी होगी, वो सरकारी है, हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी हैं और बच्चे छोटे हैं, इसलिए सीट खाली छोड़ दी। मैंने कहा 6 महीने में चुनाव क्यों नहीं हुए? जब चंदन रामदास जी हम आज हमको छोड़ के चले गए तो 6 महीने में चुनाव हो गए, प्रधान का क्यों नहीं हुआ? कि साहब ये तो अब क्या बोले, सरकार इतनी बेईमान है। उसी तरीके से गरुड़ को 2 साल हो गए नगर पालिका बने हुए, प्रशासक बैठा हुआ है, पंचायतें हैं नहीं गरुड़ में, नालियों में गंदगी, दुकान खोलते ही जो बदबू का दौर चलता है गरुड़ बाजार में, उस पर भाजपा के नेताओं को जो पी पी के गरिया रहे थे लोग। तीसरी बात, मैंने कहा ना कि एक दिन जनता समझेगी कि आखिर धरती पुत्रों की यदि अनदेखी ऐसी होगी, अपने मुद्दों की अनदेखी ऐसी होगी, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि पहले बसपा, फिर आम आदमी, अब कांग्रेस, और ठीक इसी तरीके से चुनाव में भाजपा का कांग्रेस के आदमियों को अपने में मिलाकर चुनाव जीतने की मानसिकता रख रहे हैं। यानी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जो चुनाव में उछल कूद है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों पर चुप रहे। हमने डीएम से आंख मिला के बात करी कि आप ये बताइए कि आप भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी के भोपू। प्रेस में बोलती हैं कि यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा, ये डीएम के मुंह से शोभा देता है। अगर वाकई लोकतंत्र था और निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के देख रहे थे, उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। मगर क्या करें, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बागेश्वर में आते, गरुड़ में आते, हमको लगता है प्रचार करने आए हैं। मुख्यमंत्री जिस प्रोटोकॉल के तहत पूरे एरिया को सील कर दिया गया, हमारे प्रचार को बाधित किया गया, उसके बावजूद भी निर्वाचन अधिकारी चुप हैं। तो आपको लगता नहीं है दिव्या कि लोकतंत्र एक ऐसे तानाशाह दौर पे जा चुका है कि जो भाजपा के वो सही और बाकी सब बेकार? इस पर हमने खुलकर कहा कि बॉबी पवार उत्तराखंड का मूल निवासी, उसके अधिकारों पर डाका डाल रहे हो। वो युवाओं की आवाज बनकर यदि बागनाथ के मंदिर पे मत्था टेकने गया तो आपने उसको जो है इस तरह से अरेस्ट कर दिया, धाराएं ऐसे लगा दी। ये लोकतंत्र है? आप बताइए कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव पे लड़ा, मुद्दे पे लड़ा? ये वो हकीकत है दिव्या कि उत्तराखंड में जंगली जानवर बच्चों को मार रहे तो भाजपा के नेता चुप। गांव में 40% कमीशन के कारण ब्लॉक की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उस पर भाजपा चुप। अब आप कब तक कहोगे कि चंदन रामदास जी की को श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे दो? और कांग्रेस कब तक कहेगी कि हमारी दुकान लूट गई, दूसरे की दुकान का माल ले लो, माल ले लो? ये कब तक चलेगा? हमने ठोक के कहा, उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे हैं, राज्य हमने आपके बच्चों के अधिकारों के लिए मांगा था,
जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए मांगा था, पलायन रोकने के लिए मांगा था, समृद्धि के लिए मांगा था। इस राज्य को 80 से 85 हजार करोड़ के कर्ज में डुबाने के बाद नौकरियां बाहर वालों को और उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून खत्म कर उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए हमने राज्य नहीं मांगा था। अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से बात हो रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बदला जा रहा है, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 60 से 70 लाख बाहर के लोग वोट के लिए बसा दिए गए, एक दिन यहाँ पर भी वही भाषा बोली जाएगी जो आसाम और नागालैंड में बोली जा रही है, जो मणिपुर में हुआ है। ऐसी स्थिति ना बने। जनता को हम समझा रहे हैं कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम धैर्य से लोकतांत्रिक तरीके से आपके बीच में संवाद कर रहे हैं। जनता एक मत होगी, वरना भाजपा कांग्रेस के काले कारनामे एक दिन जनता इनको सवाल का जवाब जरूर देगी, ये मेरा विश्वास। और आपने कहा ना कि आखिर आप लास्ट में सवाल क्यों खड़े करते हो, क्या करें? चुनाव में जाकर देखिए, ये लोकतंत्र है, मुद्दों पर लोकतंत्र होता तो यूकेडी को कोई हरा नहीं सकता। जो भीड़ तंत्र और जो पैसों का खुल्लम खेल चल रहा है, उसमें जनता जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। एक दिन जनता राज्य आंदोलन की तर्ज पर एकमुठ और एकजुट होगी और इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को बाहर करेगी, मेरा विश्वास है। जय सिंह रावत जी, हम काम कर रहे हैं। जय सिंह रावत जी, इस चुनाव में एक बात और निकलकर सामने आई है, जैसे कहा गया कि बाहरी पत्रकारों को नहीं आने दिया जाएगा या फिर बाहरी लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। ये खबर भी थी कि चुनाव से ठीक पहले जो उस विधानसभा के नहीं थे, जो वहां के वोटर्स नहीं थे, उन्हें कह दिया गया आप यहां से चले जाइए जब वोटिंग का दिन है। तो ये तो हमने शायद पहले किसी उपचुनाव में, छोड़िए चुनाव में तक नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? और हैरानी का विषय ये है कि यहाँ इतने कुकुरमुत्तों की तरह पत्रकार संगठन है, सभी कहते हैं हम पत्रकारों के असली हिमायती हैं, और इतनी बड़ी एक आईएएस इतनी गैर जिम्मेदाराना क्या कहते हैं स्टेटमेंट देते। होता यह है कि आपको, मैं पिछले 40-45 साल से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, हमको एक तो मतदान के लिए और एक मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग से पास मिलते हैं, केवल 2 दिन के लिए जी। बाकी के लिए कोई भी पत्रकार कहीं भी जा सकता है। और उत्तराखंड मतलब ये आप बागेश्वर का ही पत्रकार वहां कवर करेगा, ये तो पहली बार मैं इतनी गैर जिम्मेदार बात बोले। और शासन ऊपर से सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो बहुत ही हैरानी का विषय है। मतलब एक आईएएस को पता नहीं है कि आप जो है आपको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का आपको आर्टिकल 19A-B का कुछ जानकारी नहीं है। आप अभी ये नहीं कर सकते हैं कि आप बोले साहब के बाहर का पत्रकार नहीं आ सकता। अरे वहां पर क्या आपने इलेक्शन कमीशन से पास आ गए हैं? 2 चीजें होती है ना, केवल बाहर का या कोई पत्रकार बिना इलेक्शन कमीशन के पास के मतदान केंद्र में नहीं घुस सकता। बिल्कुल। मतगणना केंद्र में नहीं घुसता। केवल 2 जगहों, मतदान केंद्र में और मतगणना जो स्थल होता है वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं, उनके लिए जरूरत होती है तो बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग का पास आता है। मैडम बोल उठी कि यहाँ तो बाहरी निगत, मतलब अब आप इनकी निष्पक्षता पर, इनके ज्ञान पर, इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? अच्छा सर, आप क्या मानते हैं, क्या ये कारण इसलिए भी है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मीडिया का जो रोल सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है कि आप वहां पर कुछ भी ओपनली बोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्या ये वजह है कि आपको डर है कि यहाँ पर कोई चीजें अगर अनैतिक होती हैं तो वो कहीं उजागर ना हो जाए? डीएम को ये अधिकार नहीं है कहीं भी। मैं बागेश्वर में जा सकता हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं 10 लोगों को लेके नहीं जा सकता। लेकिन एक जय सिंह रावत को अधिकार है जी, सामान्य नागरिक के भी अधिकार है। और अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरे को क्यों, मैं अगर पत्रकार भी हूं, अगर मैं क्रेडिटेड हूं, मेरे पास सरकार द्वारा दिया गया अगर मान्यता कार्ड है, तो आप मैडम हमको कैसे रोक सकती हैं बागेश्वर जाने के लिए? कौन सा अधिकार है आपको? ये तो इलीगल है, आप उसको रोक नहीं सकती हैं। इतनी बड़ी बात तमाशा होगी, इतनी बड़ी बात हो गई। हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, पत्रकार के संगठनों ने कोई इसका आवाज तक नहीं उठाई। आप पहली बार बोल रही हैं। अब मैं खुद मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं तो रहा हूँ, हमने तो यूनियन चलाई है। दुर्भाग्य से मैं किसी यूनियन का
नेशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं भी चुप रहा, मैं हैरान, मेरे लिए भी शर्म की बात है कि हमने आवाज नहीं उठाई। ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कैसे चलेगा राज काज? सचिन गुप्ता इसका जी। मतलब आप वहाँ हाई हैंडेडनेस कर रहे थे, इसका मतलब आपने वहाँ निष्पक्ष चुनाव होने नहीं दिए गए, इसका मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस तरह से बहुत, अरे ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि बाई इलेक्शन सामान्यतः रूलिंग पार्टी ही जीतती है, अब तक जीतती आई है, और वहां भी न जीतने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार सरकार के हम, जब सरकार के हमारा नुमाइंदा रहेगा तो ठीक है, 10 बातें होती हैं, क्यों उसको हराएंगे। दूसरी बात ये होती है उनके पास, रूलिंग पार्टी के पास संसाधन होते हैं, इतने संसाधन होते हैं कि वो चुनाव प्रभावित करते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं, तो इतना उनको करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अभी तो धामी जी इतनी भारी क्या असाधारण बहुमत से जीते हुए थे, ऐसा भी क्या अपराध कर दिया था, आपको हारने की क्यों डर लग गया था कि इतनी बड़ी बात यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलने लग गया। और भी है, मतलब लोगों को किसी को पाबंद कर दिया, पाबंद तो होते हैं शुरू से इलेक्शन के दौरान, देखिए पहली बार नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोगों को पाबंद कर दिया जाता है, वो गैंगस्टर हथियार होते हैं, उनको जब्त कर लिया जाता है, कुछ दिन के लिए थाने में जमा कराना पड़, ये एक प्रिकॉशन के तौर पर होती है, लेकिन केवल कुछ चुने हुए लोगों को आप पाबंद करेंगे। लेकिन सर पत्रकार अगर क्रिमिनल्स की श्रेणी में आ जाए और उन्हें पाबंद कर दिया जाए तो क्या करे? फिर गैंगस्टर और पत्रकारों में कोई डिफरेंस नहीं? कोई डिफरेंस नहीं रहेगी, आप बताओ, हैरानी का विषय है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, दो बातें हम इस मामले को उठाएंगे सीएम सर जी। सचिन गुप्ता जी, दो बातें हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक बात वो जो कही जा रही है पत्रकारों को लिमिट करना, या फिर वहां पर जो कांग्रेस या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग, और कल एक दूसरा मैटर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उठाते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या उस समय गलत हो रहा था जब डीएम ये बोलती हैं कि बाहर का कोई पत्रकार नहीं आ रहा था? अगर वो गलत है तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठी? और कल जो अगर ऑब्जर्वर पर सवाल उठा है तो अगर वो गलत है तो फिर किसकी बात सच माने? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा इस विषय पर कि जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव हो रहा था, और क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो है कार्यकर्ता हो, चाहे सरकारी मशीनरी हो, सबका पहला प्रयास ये था कि चुनाव जो है आराम से और बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। उसके लिए सरकार ने तो अपनी कमर कसी थी, भाजपा संगठन कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अगर जो है कहीं ना कहीं ये देखने में आएगा कि विपक्ष के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य दल के लोग हों, वो जब किसी निर्वाचन आयोग के जो है किसी अधिकारी को या किसी को जो है अपने फेवर में लेके काम करना है, काम करेंगे। अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं, मैं बताता हूँ उस पर क्या होता है। मैं आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, उसके बाद आप कहते हैं कांग्रेस कर रही है। दिव्यदर्शनी जी, ये बात स्पष्ट होती है इस बात से कि निर्वाचन आयोग, जो लगातार जो है विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि सरकारी मशीनरी जो है सत्ता के का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीन का जो है सत्ता के अंतर जो है उसके माध्यम से दखल दिया जा रहा है, तो ये स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से बागेश्वर चुनाव में काम होता है उसमें जो है स्वतंत्र रूप से जो है सरकारी मशीन के रूप में जो है वो कार्य करने का काम कर रहे थे। लेकिन जब वो एक पक्ष को जो है कहीं ना कहीं जो है उसको फेवर देने का काम करे, तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका आरोप लगाया होता है। तमाम तरीके की शिकायतें होती है जिसपे जो है शिकायत को संज्ञान नहीं लिया जाना, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही होती है, फेवर होता है। अच्छा, सीईओ का कहना है वहां पर साफ तौर पर कि जो ऑब्जर्वर काम करता है रूलिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो रूलिंग वहां से आती है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो यानी कि आप अपनी संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, जब सीबीआई गलत तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, आप कहते हैं कि नहीं मशीनरी पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? अब आप लोगों ने खुद सवाल उठाया है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, सीबीआई में और इसमें बहुत फर्क है। ये एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन करा रही है, और इलेक्शन कमीशन में सामने कोई चीज अगर स्पष्ट आ रही है और दिख रहा है कि सामने विपक्षी दल को फेवर देने का काम कर रहा है, या चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे किसी भी, अगर उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में उनका प्रत्याशी है। अगर उनको कोई कमी लगी तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत की जाएगी। और अभी जो है जिस प्रकार से जो है हमारे यूकेडी के भाई भी बोल रहे थे और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब भी बोल रहे थे कि जो है
देश की जनता देखेगी, देश की जनता को समय लगेगा, अभी किस तरीके से जो है प्रलोभन देके और इस तरीके का लोभ देके जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैं कहूंगा कि आप लोकतंत्र का सम्मान करिए, लोकतंत्र में प्रदेश की जनता का आप अपमान मत लोगों करिए। को प्रदेश की तो जनता आप जो है लोगों को तो खुश होना लगातार चाहिए। जो मैं है फिर कहूंगी आप लोगों को नहीं, खुश हम होना तो खुश चाहिए। हैं। हमें अगर ऑब्जर्वर हमें बिना किसी देखिए, भेदभाव के कार्रवाई कर रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। भेदभाव के काम कर रहा है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि जो भेदभाव के साथ वो अगर सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों के साथ काम कर रहा है तो विपक्ष के लोगों के साथ भी तो उतना फिर ही जो काम करना सीबीआई पड़ेगा। और ईडी की अगर रेड विपक्ष के पड़ती लोगों के साथ जो है इस विपक्षियों पे तरीके का उसको आप क्या समर्थन देने का कहेंगे? काम सर करेंगे, अगर कहीं ना कहीं सीबीआई जो उनको फेवर देने का काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। सचिन जी फिर तो दोनों पक्ष की तरफ से सही है ना। अगर आपकी बात कही जाए, अगर सत्ता पक्ष के साथ गलत हो रहा है तो जो इकलौता विपक्ष के लोगों पर जो ईडी सीबीआई की रेड होती है फिर वो भी गलत है। नहीं फिर वो भी लोकतंत्र इकलौता की विपक्ष हत्या मत है। कहिए, इकलौता विपक्ष मत कहिए। सत्ता 28 पक्ष के- दलों का तो विपक्ष है और अभी ना विपक्ष जाने आ गया ना कितने- सर, अभी ना combined हो जाने गया ना। कितने विपक्ष और निकल के आएंगे। नहीं, तो जिन्हें आप जो है ये अपनी कहिए दुकानें बंद होती किस- नजर आ रही है। आप इसलिए जो है ठीक है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जहां तक अगर आप विपक्षी बात करेंगे तो विपक्ष इकलौता नहीं है। अभी तो फ्रंट में आगे इतने सारे लोग खेल रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ कि जो है आपने अभी बोला कि राष्ट्रीय दल के लोग जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई यूकेडी को मौका मिला 2 बार सत्ता में रहने का, आपने कितना किया? क्योंकि जनता ने आपका जिस समय आपको सत्ता मिली तो आप सत्ता के मत में मस्त हो गए। आपने जनता को देखना मुद्दे तो दूर, उनकी समस्या का निवारण करना दूर, आपने उनके साथ देखना भी छोड़ दिया। नहीं, ये आपने देखा, ये आपकी सत्ता की मस्ती जो है जनता ने देखी, इसलिए आपको सत्ता में चुनाव देखिए झूठा जो घर में 2017 में एक मिनट सचिन जी आराम से सर 2017 में 2017 से भारतीय जनता पार्टी को केवल विकास के ठीक है 2017 से हम भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में देख रहे हैं। 2017 से केंद्र में भी आपकी सत्ता थी, यहाँ पर भी आपकी सत्ता है। किसी भी चुनाव में हमने ये नहीं देखा आपने किसी बाहरी व्यक्ति को लिमिट किया हो या अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल्स या फिर गैंगस्टर्स, ऐसा हमने किसी चुनाव में नहीं देखा। बहुत सारे चुनाव कवर किए गए, लेकिन इस बार ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी और इस बार ही सवाल क्यों उठे हैं? और एक नाम बता दीजिए जिस सत्ता पक्ष के व्यक्ति पर सीबीआई या ईडी या किसी भी ऐसे संस्था ने कार्रवाई की हो। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए कि पहला निर्वाचन आयोग का पहला काम क्या है? निर्वाचन आयोग का पहला काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग को लग रहा है कि किसी भारी व्यक्ति के आने से या भारी किसी भी जो वहां का वोटर नहीं है वो वहां का चुनाव पत्रकार वोट डालने नहीं आ रहा है। देखिए जो लोकल पत्रकार है, मुझे बताइए क्या दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय सहारा में, HNN में, राष्ट्रीय सहारा टीवी में क्या न्यूज नहीं चली वहां की? आप बताइए ना, कौन से पत्रकार को बैन था? आप मुझे बताइए ना कौन से पत्रकार को? केवल वही पत्रकार बैन रहे वहां पर जो केवल जो है जिन्होंने अपना जो है छोटा चैनल बना लिया, वहां पहुंच गए, वहां जाके जो है न्यूज चलाने लग गए, या जिसका कोई न्यूज का कोई मतलब नहीं, उस न्यूज को आप दिखा के जो है प्रदेश की जनता को, वहां की जनता को गुमराह करने लगे। तो निश्चित रूप से अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि आपको कितने स्टेट के अंदर 2000 से ज्यादा पोर्टल्स हैं स्टेट के अंदर, अगर आप लिमिट कर सकते तो आप लिमिट करते हैं कि किसी भी तरीके से वहां का माहौल खराब कर सकता है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, निर्वाचन आयोग जो है अपने स्तर पे काम कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाहरी चैनल, बाहरी पत्रकार कौन थे? मैं पूछना चाहता हूं ना, ऐसे कौन से पत्रकार थे जिनकी न्यूज वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। इंडिया न्यूज इंडिया न्यूज जैसे राष्ट्रीय समाचार चैनलों पे जो है बागेश्वर चुनाव की न्यूज चलती, तो मुझे बताइए कौन से ऐसे चैनल थे जिनको बैन किया गया है? इसलिए जो है मेरा आपसे ये आग्रह है कि किसी को भी वहां पे चुनाव को जो निष्पक्ष डीएम गलत बोल रही थी, निष्पक्ष संपन्न होता देखना था। डीएम की अज्ञानता थी, डीएम की अज्ञानता थी। केवल उन लोगों को वहां पर जो है रोकने का प्रयास सरकार ने किया, जो कि चुनाव को वहां पर ये अनएंडिंग डिस्कशन है सर, ये अनएंडिंग डिस्कशन है, ये अनएंडिंग डिस्कशन है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। कि यानी कि अज्ञानता है डीएम की। आप अगर बोल रहे हैं किसी को, मेरा आपसे सवाल है, आप यहाँ पर कह रहे हैं किसी को बैन नहीं किया गया। सर आपने कहा किसी को बैन नहीं करा और डीएम कहती है कि यहाँ पर कोई बाहर नहीं आ सकता। अगर आपके पास कोई ऐसी सूची है या ऐसा कोई नाम है कि इस राष्ट्रीय बयान है, चैनल को वहां पर रोका गया, तो आप बताइए। डीएम का बयान है, अगर किसी राष्ट्रीय पत्रकार को रोका तो आदरणीय DS रावत जी यहाँ पे मौजूद है। ये विरोध प्रदेश स्तर पे होता, पत्रकारों के स्तर पे होता, तो वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राष्ट्रीय पत्रकार को वहां पर जाने से नहीं रोका गया। इसलिए किसी का भी विरोध वहां पर नहीं हुआ। आप आराम से सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा जय सिंह रावत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा दुर्भाग्य ये बात है कि वो भी इस बात को नहीं उठा पाए, वो उठाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस रावत जी मेरे को बताए कौन सा राष्ट्रीय पत्रकार जय सिंह रावत जी जा पाया जिसको रोका सरकार? रावत जी आपसे सवाल कर रहे हैं।
मैं सवाल नहीं कर, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। हम लोगों का ऐसा होता है, हम एक्रेडिट जिन लोगों के पास मान्यता होती है, और सैकड़ों होंगे, वहां भी कई होंगे, देहरादून में भी कई होते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है कहीं भी आने जाने के लिए। उनको पहले किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता है। खासकर जो पत्रकार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनको किसी जिले में, या तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में है जहां इनर लाइन का पास लेना पड़ता है, जैसे हमारा नेलांग जादुंग है ऊपर उत्तरकाशी की तरफ है, वहां हमको विशेष पास लेना पड़ता है। जैसे आपको मलारी से ऊपर जाएंगे तो जोशीमठ के एसडीएम से पास लेना, सबको लेना पड़ता, तब वहां जा सकते हैं। वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां कोई भी नागरिक, बाकी जगह हर जगह कोई जा सकता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, एक तो मतदान केंद्र में हर कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं पत्रकार है तो वो चला जाएगा उसे। दूसरा, मतगणना स्थल पर भी हर कोई नहीं जा सकता। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग विशेष पास जारी करता है, लंबे से, उसमें फोटो वोटो लगे हुए, जैसे हम लोगों के जो कार्ड होते हैं उसके अलावा होती है। बिना उसके कोई पत्रकार भी मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकता है, जो गणना स्थल नहीं जा सकता है। अब ये है कि चंपावत में, उसमें बागेश्वर कोई घुसेगा ही नहीं, सब पत्रकार, चाहे उसको वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या, अरे कम से कम उनका लिहाज तो करो। सरकार ने क्यों दे रखे हैं उनको मान्यता कार्ड, क्यों दे रखे? होता क्या है, यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली से आता पत्रकार, विदेश से आता है, बीबीसी से, लंदन से आते हैं, वहां तो हम देखो ना, हम कहाँ आते हैं, विदेशों से पत्रकार आते हैं, देखते हैं कि यहाँ इलेक्शन कैसा हो रहा है, फेयर हो रहा नहीं हो रहा है। जब स्टेट असेंबली के होते हैं, हम जब यहाँ राज्य के होते हैं तो हम जिलों में जाते हैं, हर जगह सर्वे करने जाते हैं, यहाँ क्या स्थिति है, कौन जीत रहा, क्या हार रहा, कैसा हो रहा, नजर रखनी में गए पड़ती थे है। वहाँ, आप बागेश्वर में गए, कहीं आपको जिला प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने किसी ने आपको रोका क्या वहाँ पर? मैंने आपके संज्ञान में कोई ऐसा पत्रकार आया हो जिसको जो है वहाँ पर रोका गया हो? सुन लो आपको रोका गया, आप मैंने पहले ही आप बताइए, आपको रोका गया, मैं गया, आप कह रहे स्वतंत्र पत्रकार है, आपको रोका वहां पर? आप सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया, न मैं गया और न मैंने प्रोटेस्ट किया, जबकि मेरे को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात है, जो डीएम साहिबा का जो रिकॉर्ड है ना, वो जो वीडियो क्लिप है, वो तो सारा वायरल हो गया है, सब सुन रहे हैं उसको। उनका अपने मुंह ने कहा कि जो बाहर का है, जो यहाँ का है, वही अधिकारी का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। उन्होंने अपनी तरफ से जो उचित समझा, उन्होंने उस चीज का वहां पर जो है बोला। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप स्वतंत्र पत्रकार है, आप वहां पर जाते हैं, ठीक है, आप वहां पर जाते हैं उस बागेश्वर चुनाव में, यदि आपको कोई वहां पर रोकता है, अच्छा पता चलता है क्या है। आपने भी एक वीडियो सुना, आपने कहा हमें भी वहां पर रोक दिया। ठीक है, उस पे आएंगे, उस पे बहुत, मैं बोल रही हूँ, फिर भी बहुत लंबा डिस्कशन है, क्योंकि आप जो है ना डीएम के गलत काम को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई गलत काम को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में हूं। बात यहाँ पर चुनाव की हुई, लेकिन इस चुनाव में डीएम ने कैसे कह दिया बाहर का पत्रकार नहीं आ सकता? मैं कहता हूँ, आप गए हो वहां पर, आप जाते हो रावत जी, आप जाते, आपको कोई रोकता, तब उसके बाद जो है सारी दुनिया ने देख लिया, वो वायरल हो गया। अगर आप एग्जाम्पल आप खुद कह रहे हैं कि जब वहां पर मीडिया जा रहा है, खबरें आ रही है, तो ये भी खबरें आ रही है। देखिए, आप क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा? अगर कोई उचित खबर वहां से आनी चाहिए और वो आ रही है, निष्पक्षता के रूप से आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे जो है भारी पत्रकारों को, भारी पत्रकार कौन से, इंडिया से बाहर का ही कोई पत्रकार हो सकता है जिसको रोकने का काम वहां पर किया गया होगा? जब जो है केंद्रीय आराम से सुनिए, एक बार आराम से सुनिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम डीएम के उस बयान को कोट कर रहे हैं जो उन्होंने दिया है पब्लिकली। हम ये नहीं कह रहे हैं क्या सही है क्या गलत, ये तो आप बताएंगे। लेकिन जो डीएम का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड इन पब्लिक, जो वो कह रही हैं मीडिया के लिए, हम उस पे सवाल उठा रहे हैं। अब वहां पर गए हैं, नहीं गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं है, ये तो डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन अभी फिलहाल उनके स्टेटमेंट को कोट किया गया है। आपको मैं समझा रहा हूँ, ये स्थिति है। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को ये प्रोविजन होता है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी सर, और बता रहे, आपकी जानकारी में बता रहे हैं। ठीक है, जय सिंह रावत जी, सर फाइनल कमेंट में आपसे लूंगी शॉर्ट में। अब आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के बाद डिस्कशन जो इस बार चुनाव में हुआ है, इस बार के परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, अब तक को परिणाम क्या है, रूलिंग पार्टी हमेशा ही जीतती है,
14 चुनावों में से 13 में जीती। एक चुनाव में यूकेडी इसलिए जीती, वो भी सहानुभूति का था। वो त्रिपाठी जी का निधन हो गया था, उनका बेटा जो है वो अभी वहां से आते हैं, वो जीते। उसके बाद तो जीतते ही हैं। तो ये बात, उसके कई वजह होती हैं, लेकिन इस बार जो लग रहा है कि थोड़ा मतलब टक्कर काफी कांटे की टक्कर है, ये है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति में कई बार अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, मिराकल भी हो जाता है। तो हो सकता है मिराकल हो, अदरवाइज तो रूलिंग पार्टी हारने का मुझे संभावना कम लगती है। ठीक है, मोहन काला जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ जो है बागेश्वर का उपचुनाव लड़ा है, और जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को और जनता को वहाँ से छूने का काम कांग्रेस के हमारे तमाम बड़े नेताओं ने किया है, और जिसकी भोखलाहट भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो सत्ता में काबिज है, वो आपने देखा तरह तरह से। और मैं क्योंकि फाइनल कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वरना तो सचिन भाई से पूछना था, क्या आपने कुछ ऐसे पत्रकार जो है रजिस्टर्ड किए हुए हैं जो आपको लगता है कि चुनाव में सिर्फ विघन डालते हैं? क्योंकि आप ही ने अभी कहा कि वहाँ के प्रशासन जो है वो इस तरह के लोगों को रोकने का काम कर रहा था। सर, और जिस तरीके से सरकार ने वहाँ तानाशाही, हिटलरशाही, जिस तरीके से पूरी मनमर्जी से जो है, मनमाने तरीके से जो है पूरे लोकतंत्र को तार-तार करने का जो काम किया है, पर उसके बावजूद भी मैं आपसे बता दूं, जो वहाँ की जनता ने पूरा मन बनाकर स्थानीय मुद्दों पर इस बार वोटिंग करने का काम किया है, और ये तय है कि बागेश्वर में बसंत खिलना निश्चित तौर पर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक बागेश्वर से ही देगी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 8 को पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। लोकतंत्र में जनता देख रही है। मैं सिर्फ एक कहावत के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब थानेदार और चोर मिल जाएं, तो रात को जब चोरी करता है तो सुबह जाकर उसी थानेदार के यहाँ वो शिकायत करता है, और जब पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है तो उसको पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझिए कि जैसे ही बयान आया डीएम का, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने उसकी खंडन करना शुरू कर दिया। जब हम आंदोलन की तरफ खड़े हुए तो आनन फानन में महेंद्र भट्ट जी का बयान आना ये बताता है कि डीएम की नौकरी बचे, इसलिए उन्होंने डीएम पर चुनाव निर्वाचन पर ही उंगली उठा दी, ताकि हमारे ऊपर कल को ये ना आए कि ये सब मिले हुए अधिकारी हैं। ये प्रूफ करता है कि डीएम जिले के अंदर बने रहने के लिए सरकार का भोंपू बनी रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि निर्वाचन पर जब सवाल खड़े हुए तो भारत निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान ना ले ले। आनन फानन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बयान देना पड़ा कि मशीनरी जो है गलत दुरुपयोग कर रही है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में सत्ताधीश कैसे सत्ता का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये प्रूफ है, और अगर ये प्रूफ नहीं है तो महेंद्र भट्ट जी के बयान की जांच होनी चाहिए। यदि वाकई उनके साथ में गलत हुआ है तो डीएम को तुरंत निलंबित कर जांच बैठाकर संपत्ति की जांच कराए, तो पता चले। ये नौटंकी जो भाजपा की है अब चप्पा चप्पा समझ चुका है कि ये राजनीतिक झूठे जुमलेबाज हैं और हर जगह प्रभावित कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बागेश्वर में 8 को पता चल जाए। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, क्या कहेंगे, इस बार मिरेकल होगा या जो आप लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है कमल खिलेगा? देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि जब चुनाव हारती है तो या तो ईवीएम में कमी निकालती है, सरकारी मशीनें में कमी निकालती है। और आज तो मेरे दोनों भाई, आज तो जो है दोनों भाई, चाहे वो यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने जो है इसे कोसना शुरू कर दिया। तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर चुनाव जीतने वाली है। और जहां तक रही है बात भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस पार्टी इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रही हो, जो इस देश में जो है लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार जिनकी पहचान रही हो, जिन्होंने केवल इस देश को लूटने खसूटने का काम किया हो, तो उस पार्टी को इस देश की, इस प्रदेश की और बागेश्वर क्षेत्र की जनता भी देती है, और वो भी भली बात इन पार्टियों को जानती है। इसलिए अगर कांग्रेस अन्य दल जो है चुनाव हारेंगे तो अपने कुकर्मों से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रदेश स्तर पे जब पुष्कर सिंह धामी जी हो, और ये बौखलाहट है आपकी कि फाइनल कमेंट में भी आपको बोलना है कि बौखलाहट है। निश्चित रूप से कमल खिलेगा, और कांग्रेस का सुपड़ा जो है केवल बागेश्वर
चुनाव से नहीं, 2024 के लोकसभा जो चुनाव में निर्वाचन के कांग्रेस और वहां जितने गए भी इनके ज्ञापन विपक्षी देने। दल हैं, ठीक इन है। सबका सुपड़ा साफ होगा। इस चीज का मैं आज आपके कैमरे पे बोल के जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि आखिर बागेश्वर का बादशाह कौन बनेगा, लेकिन इस चुनाव में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को देखने को मिली जो पिछले कई चुनावों में हम लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है बसंत एक बार फिर लौटेगा, वो होगा, कमल खिलेगा, यूकेडी के अपने मुद्दे काम आएंगे, या फिर जनता इस बार जो साइलेंट वोटर बन के काम कर रही है वो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके सर पर ताज जो है वो बागेश्वर का सजेगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।